अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। पूरे मुल्क में जोरों शोर से बहस जारी थी 27वीं आईनी तरमीम की और आखिरकार ये 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से और अब कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई है। नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी ये दावा किया था कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे, लेकिन 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। इसी के साथ तहरीक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने पेश की। आईनी बिल की शिकवार मंजूरी भी दी गई। तहरीक के हक में 234 और मुखालिफत में 4 वोट आए। चारों मुखालिफ वोट जमीयत उलमाए इस्लाम के अरकान ने दिए। ऐवान से तमाम 59 शिकें भी मंजूर की गई हैं, जबकि शिकों की मंजूरी के बाद ऐवान के दरवाजे बंद करके वोटिंग का अमल मुकम्मल किया गया और इस सारे अमल में अपोजिशन ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि उन्होंने कौमी असम्बली इजलास का बाइकॉट किया। कौमी असम्बली इजलास में साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इस तमाम तर मनाजिर पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ फ़ारान साहब, और हमें लाहौर जुल्फ़िकार राहत साहब ने भी ज्वाइन किया है लाहौर से, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब। सबसे पहले रुक करेंगे इम्तियाज़ फ़ारान साहब का और उनसे बात का आगाज़ करेंगे। इम्तियाज़ साहब, बिलाखिर जो 27वीं आईनी तरमीम है वो मंजूर हो चुकी है। अपोजिशन की जानिब से बड़ी कोशिशें की गई कि ये तरमीम ना मंजूर हो सके। सर, अब इस आईनी तरमीम के क्या असरात देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवेरा, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की जानिब से रत्ती बराबर भी कोशिश नहीं की गई कि इसको मंजूर नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता तो ये इस वक्त अपोजिशन के पास, ख़ास तौर पर पीटीआई के पास इतना अच्छा मौका था सियासी जमातों से इंटरेक्शन करने का, सियासी जमातों से सलाह मशवरे करके आगे के फ्यूचर के लिए अपना एक प्लान बनाने का, क्योंकि अपोजिशन तैयार थी, हुकूमत तैयार थी। अपोजिशन से मुराद जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, वो पीपल्स पार्टी ने 1-2 मरतबा कहा था और दूसरी जमातों ने भी कहा, मैसेजेस आए, जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग, उन्होंने भी कहा पीटीआई को कि भाई इस पर बात करते हैं, लेकिन वो एकदम एब्सोल्यूट नॉट वाली बात होती है ना। उन्होंने पाकिस्तान में भी एब्सोल्यूट नॉट किया हुआ है। नो डेमोक्रेसी एब्सोल्यूट नॉट, डिस्कशन एब्सोल्यूट नॉट, आपस के कन्वर्सेशन एब्सोल्यूट नॉट, पॉजिटिविटी एब्सोल्यूट नॉट। तो वो यहाँ पर भी इसी तरह से चले। देखें, नवाज शरीफ को आप देखेंगे ना, अब ताना देते हैं लोग, इस पूरा बिहाइंड नवाज शरीफ है। आपको याद होगा जब बाजवा के एक्सटेंशन के लिए यही पीटीआई जो एक लेकर आई थी, जब एक लेजिस्लेशन हो रही थी सही, तो उस वक्त नून ने बातचीत भी की और सपोर्ट भी की। उसके ऊपर ताना मिलता है कि जनाब आपने तो एक जर्नल की एक्सटेंशन के लिए आपने उन्होंने राब्ते का आगाज़ किया। उन्होंने ना सिर्फ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बढ़ाया और बल्कि खुद पीटीआई के लिए भी एक रास्ता बनाया, और दूसरी एक सारी चीज़ें जो एक तमाम जिस मरहले में थी वो किया। जेयूआई भी ऑन बोर्ड थी उसमें करके। अब आप देखें, आज जेयूआई का करैक्टर देखें और पीटीआई का करैक्टर देखें। जेयूआई ने आज अपोज करके, मेरे काफ़ी अरसे, मुझे जर्नलिज्म में भी 3 दाइयाँ हो चुकी हैं, मैंने इस तरह नहीं देखा कि इस तरह से अगेन, मैं कम से कम मुशर्रफ के दौर से मुसलसल देखता आ रहा हूँ। उस वक्त अमीन फ़हीम की क़यादत में जब 13वीं तरमीम आ रही थी, मुखालिफत करनी चाहिए तो मुखालफत करनी बिल्कुल सवेरा। सिर्फ जेयूआई ने यह साबित किया कि उसने एक वोट डाला। ये एक लिखा जाएगा हिस्ट्री के अंदर कि जनाब ये कौमी असम्बली से मुत्तफ़िका तरमीम मंजूर नहीं हो सकी, लेकिन उसमें पीटीआई का कहीं किरदार नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन ये इसके पास एक मौका था। असद कैसर साहब तानाकशी के बजाय और जो एक अजीब जुमलेबाजी होती है उसके बजाय अगर मामलात को आगे लेके जाते, गौहर साहब आगे लेकर जाते, और जो इतने सारे लोग हैं, कम से कम इसी इशू पर बात करने के लिए कोई गुफ्तगू होती, आपस में बैठे होते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मेंबर तो है पीटीआई, उसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई भी हैं, उन्होंने मुखालफत भी की, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ आईन का कोई मामला, बाइकॉट, शिरकत न करना, ये कोई आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। आप आते, अपनी तजावीज़ लाते कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, एमनेटी नहीं होना चाहिए, और ये इसके बजाय ये होना चाहिए, इसके बजाय ये होना चाहिए। भले वो उड़ा देती कौमी असम्बली, भले सेनेट उसको पास नहीं करती, रिकॉर्ड पर तो आता कि आपने इस्लाह तरामीम के लिए क्या किया। जो आईनी तरमीम आ रही थी उसमें आपकी क्या सोच थी? सिर्फ ये कह देना कि हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप बताएं क्यों नहीं बड़ी मानते? बड़ी बातें की जा बड़ी बातें की थी ना, जो अली जफर की आपने बात की। ये देखें,
अली जफर सर साहब कह रहे थे कि हम तो तरमीम पास ही नहीं होने देंगे। हाँ, तो वो ये पता नहीं किस बुनियाद पे कह रहे थे। चले उस पे भी कम से कम नजर आता, अगर ये पीपल्स पार्टी से बातचीत कर रहे होते, JUI के साथ होते, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म यूज करते, ये सब ने एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एक स्टेटमेंट दी। अब असद कैसर साहब को जो कौमी असम्बली में स्पीच की थी उन्होंने, उसमें खामखा के लिए उसको पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ अपने रिकॉर्ड पे। उस पे फिर राजा परवेज अशरफ ने देखे कैसा टका के जवाब दिया। असद कैसर साहब के सामने कल जब हम बात कर रहे थे, असद कैसर के दौर में कौन सी, जब वो स्पीकर थे तो बहुत अच्छी तरह से डेमोक्रेसी और रूल्स के मुताबिक वो चलाते थे हाउस को। वो तो डिक्टेटरशिप के साथ हाउस चलाते थे, इसका माइक बंद कर दो, इसका ये कर दे। फिर अगेन PTI ने एक मामले को वो किया, यानी खो दिया ये मौका भी, वरना उनकी आपस में एक डिस्कशन होती, नून से भी होती, JUI से भी होती, और पीपल्स पार्टी और जो दूसरी जमातें NP वगैरह से भी होती। आइसोलेशन की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के इस बात को साबित किया था, वो राब्ते में थे। और आज भी सवेरा में कहता हूं, मौलाना फजलुर रहमान, डॉक्टर अब्दुल मालिक, महमूद खान अचकजई, हमारे खालिद मक्सी और ये सारे आसिफ जरदारी साहब, सब ये एक दूसरे से राब्ते में है। नवाज शरीफ इन सब से राब्ते में है। सारी चीजों में ये होती है पॉलिटिक्स कि वक्त के साथ आपके, और इसको कहते हैं लोग बार्गेनिंग, जोड़ तोड़। भाई ये बार्गेनिंग जोड़ तोड़ नहीं, पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है कि आपको जब कोई चीज करवानी होती है। क्या अपने दौर में PTI नहीं करती थी, परवेज इलाही को नहीं लेकर आई थी? क्या महमूद खान अचकजई से भी बात नहीं हो रही? क्या आपने मौलाना फजल रहमान से बात नहीं हो रही? ये हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और यही पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी होता है, यही पार्लियामेंट के अंदर मामलात होते हैं। बहरहाल ये हिस्टोरिकल है, हम ये कह रहे थे इसके ऊपर तनकीद की जा सकती है 27वीं तरमीम पर, लेकिन इससे एक रास्ता, जो कल ये आबिद अब्बासी भाई जो एक बात कर रहे थे और उसको कमोबेश जुल्फकार भाई ने भी ये बात की थी, और भाई जो आप नहीं कर सकते उसको आपने रूटीन में ले आए, तो क्या हर्ट क्या है कि जनाब इम्यूनिटी दे दी और बड़े बड़े दलाइल आ रहे हैं, शरीयत को बीच में लाया जा रहा है। तो अब उसमें हम जवाब मैं भी दे सकता हूं, आबिद भाई भी दे सकते हैं, जुल्फकार रात भी दे सकते हैं, लेकिन वो हमारा इशू है नहीं। हम ये कहते हैं कि मामलात अफ़ाम तफसीम से पार्लियामेंट में बैठकर होते हैं। भुट्टो साहब ने आइन बनाया, अगर आइन इतना ही अच्छा था, इतना ही सब कुछ था, तो उन्हें 6 तरमीम करने की जरूरत नहीं पड़ती उस वक्त। खुद भुट्टो साहब ने अपने दौर में तरमीम की थी, 6 तरमीम की थी। तो इसका मतलब है जब आइन में जरूरत पड़ती है, हालात के मुताबिक करते हैं। लोग ये कहते हैं कि ओ ताहयात भाईजान फिक्स कर दिया है, ये पॉलिटिशियन ने एक मरतबा फिर साबित किया कि ये पॉलिटिशियंस हैं, यही इनके पास दिमाग है और यही मुल्क को चलाने की सलाहियत रखते हैं, तमाम क्रिटिज्म के बावजूद और तमाम तंज के बावजूद कि इन्होंने रास्ते लगाए और बहुत सारों को जो सर आप कह रहे हैं कि तमाम तंज के बावजूद ये बात उन्होंने साबित किया है कि ये मुल्क को चलाने की सलाहियत रखते हैं। डॉक्टर आबिद अब्बासी भी साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से उन्होंने ज्वाइन किया। आबिद अब्बासी साहब, जैसे कि देख रहे थे पूरे मुल्क में जोरों शोर से ये बहस जारी थी 27वीं आईनी तरमीम, और इम्तियाज़ फारान साहब भी यही कह रहे हैं कि वैसे तो PTI की जानिब से बड़ा शोर किया जा रहा था, तकरीरें की गई, लेकिन जब ये तरमीम पास होने का वक्त था सर, असेंबली में बाइकआउट कर दिया, कोई मुखालिफत में वोट नहीं दिया। क्या कहेंगे इस पर? और सर ये तरमीम अब मंजूर हो गई है, इसके असरात क्या देख रहे हैं आप सियासी तौर पर? बहुत शुक्रिया सवेरा, थैंक यू वेरी मच। जी, PTI के हवाले से मेरा ख्याल है फारान साहब ने तफसील से बात कर दी है। वो तो देवर ट्राइंग टू प्लेइंग विद द गैलरीज, उनका तो ये एजेंडा ही नहीं था। देखिए, जमहूरियत इंक्लूसिवनेस का नाम है, जमहूरियत एक कलेक्टिव विजडम का नाम है, जमहूरियत तमाम लोगों को डिस्कशन से, बामी गुफ्तो शनीद से रास्ते बनाने की बात है। और मैं ये बात पहले भी एक प्रोग्राम में कर चुका हूं कि पाकिस्तान में एक बड़ी फ्रेजाइल, बड़ी कमज़ोर डेमोक्रेसी है। यहाँ डेमोक्रेसी कभी पटड़ी के ऊपर प्रॉपरली चल ही नहीं सकी। जिस मुल्क में बमुश्किल किसी पार्लियामेंट ने अपना दौरानिया पूरा किया हो, आज तक किसी वजीर आजम ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। इतनी कमज़ोर डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे अगर हम हार्ड एंड फास्ट वाटर टाइट रूल बना के ये कहें कि ये नहीं करना हमने, ये नहीं, ये रास्ते बनाने पड़ते हैं, आपको कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है ताकि जमहूरियत का रास्ता आगे चलता रहे। तो PTI के हवाले से ये तो देखिए, PTI का तो एक फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं उनकी, वो एक बाजू मरोड़ कर हर काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनकी बात है उसी को जो है वो दुरुस्त माना जाए और बाकी किसी की बात को ना माना जाए। आप देखिए, पीपल्स पार्टी के हवाले से इवन PMLN ने भी बहुत सारे मामलात में उन्होंने उन चीजों
को एक्सेप्ट किया, जो ना तो उनके मंशूर में थी, ना उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में कहीं फिट इन होती थी। जी सर। लेकिन आप देखिए कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो पीटीआई के साथ बड़े वसी मुज़ाकरात हुए। मौलाना फजल रहमान ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको लीड किया और पीटीआई ने 100% उन तरमीम, उस 26वीं तरमीम के नुकात के ऊपर इत्फाक किया था। और मौलाना फजल रहमान ने यह बात की थी कि आपने मुझे एम्बैरस किया है कि जब आप सारी बातें, आप देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस 27th अमेंडमेंट में बनाई गई है, ये 26th अमेंडमेंट का भी हिस्सा थी, लेकिन उसके ऊपर जो उसको चेंज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए, वो मौलाना फजल रहमान की तजवीज थी और वो पीटीआई के मशवरे से। वहां पे पीटीआई का वफद जा रहा होता था तो पीपल्स पार्टी का वफद निकल रहा होता था, पीपल्स पार्टी का वफद निकल रहा होता था तो पीएमएलएन का वफद जा रहा होता था। तो बड़ी एक, जैसे कहते हैं ना, एक्सटेंसिव किस्म की नेगोशिएशन के बाद, डेलिब्रेशन के बाद उन तरमीमात पर इत्फाक हुआ था जो 26 अमेंडमेंट में की गई थी। तो उसमें पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर इत्फाक किया था, लेकिन चूंकि उन्होंने अवाम में ये बात साबित करनी थी कि वो तो किसी में शामिल नहीं है, फिर उन्होंने आखिर में जाके उसका बाइकाट कर दिया। उसके जो है वो, जो उनकी मर्जी से, जो उनकी इनपुट से तरमीम में चीजें डाली गई थी, वो उन्होंने तस्लीम नहीं की थी। तो ये तो उन्होंने, और फिर दूसरी जो अहम तरीन बात है कि आपने पीटी लोगों की तकरीरें सुनी ऐवान के अंदर जी। क्या किसी ने आर्मी चीफ की या फील्ड मार्शल की ताहयात एक्सटेंशन के ऊपर कोई जुमला बोला है? वो कहते हैं ना कि जो उज़्वे ज़ईफ होता है नजला उस पर गिराया जाता है, सारी बात प्रेसिडेंट की जा रही है। ओ भाई, प्रेसिडेंट को पहले इम्यूनिटी हासिल है ड्यूरिंग द ऑफिस, और वो आज का जो प्रेसिडेंट तकरीर के हवाले से, तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से ऐलान ये भी किया गया है कि हम इस अमल का तो हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम एहतजाज करेंगे और तकरीरें करेंगे। सर, यही बात बोली गई है। अजी वो तकरीरें करेंगे ना, वो तकरीरें ही कर रहे हैं। वो लोगों को एक, वो जो है ना, तकरीरों से ही शऊर दे रहे हैं। बात सिर्फ मैं एक जुमला इसमें ऐड कर दूं कि जिस प्रेसिडेंट के ऊपर नजला गिराया जाए, आसिफ अली जरदारी के ऊपर, वो अपनी जिंदगी के कीमती 14.5 साल जेलों में गुजार चुका है। ये प्रेसिडेंट के लिए नहीं। और फिर उसमें आप देखिए कि एक बात है कि प्रेसिडेंट का जो इस्तिस्ना है, वो जब वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा या कोई इलेक्शन लड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में शक है। इसके ऊपर तो बड़ी उन्होंने बात की। हालांकि प्रेसिडेंट किसी भी रियासत की जो है वो सबसे काबिल तकरीम जो है वो ऑफिस होता है, पूरी दुनिया में उसको इम्यूनिटी हासिल होती है, उस पर बात होती है। और मैं कहता हूं कि जो आर्मी के जो रोल होते हैं या फील्ड मार्शल जिनको बनाया जाता है जंगों में, उनको भी इम्यूनिटी दी जाती है। लेकिन आप पीटीआई की जो है वो डबल स्टैंडर्ड देखें, मैं मुनाफिकत जैसा सख्त लफ्ज नहीं यूज करना चाहता कि वो प्रेसिडेंट के ऊपर तो बड़ी जोरों शोर से बड़ी गालियां दे रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पे वो फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन के ऊपर बेतहाशा जो है वो गालम गलौज कर रहे हैं। लेकिन असेंबली में उनके लीडरान ने एक जुमला नहीं बोला कि फील्ड मार्शल को आप क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं, ये जो इम्यूनिटी दे रहे हैं। ये उनका, चूंकि वो, आप हम सब जानते हैं ये बात। आज अगर फील्ड मार्शल इमरान खान को जेल से रिहा करवाने में अपना रोल प्ले करें, उनको रिहा कर दें और उनसे बात करें और उनको ये कहें कि अगला इलेक्शन हम करवाते हैं, आप लड़ें, अगर आप जीते हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो आप यकीन कीजिए कि वही बातें हम सुनेंगे दोबारा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। और वो जो लोग जो है वो बड़ी बुलंदो बांग और जबरदस्त किस्म का जर्नैल है, जनरल बाजवा, और मैं समझता हूं कि तमाम एजेंसियों को प्राइम मिनिस्टर के फोन टेप करने चाहिए और फौज के खिलाफ बात करना, मुल्क के खिलाफ बात करना होता है। ये सिर्फ ये है कि वो बाजू मरोड़कर अपने लिए रास्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात, तारीख का सबक भूल गए हैं कि इस मुल्क में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई, उसके बाद भी नेगोशिएशन से, बामी मुज़ाकरात से पॉलिटिकल पार्टियों ने आपस में बैठ के, आपको याद होगा कि 70 क्लिफ्टन में मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को उन लोगों के साथ बैठना पड़ा था जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के दस्तो बाजू बनकर जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी में एक रोल प्ले किया था। और उस वक्त मोहतरमा जो थी नुसरत भुट्टो साहिबा, वो दूसरे कमरे में जाके रोई थी और उन्होंने ये बात की थी कि आज तारीख का कितना जबर है कि मुझे उन लोगों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं जो मेरे खामन की फांसी में शामिल हैं। तो देखिए, या तो आप डेमोक्रेसी में सियासत ना करें, अगर आपने सियासत जमहूरियत में करनी है तो यहां लोगों की बात भी आपको सुननी पड़ेगी, आपको कुछ स्टेप फॉरवर्ड, कुछ स्टेप बैकवर्ड लेने पड़ेंगे, आपको कुछ बातें माननी पड़ेंगी, कुछ मनवानी पड़ेंगी। जमहूरियत में डिक्टेटरशिप या फाशिज्म नहीं होता कि जो मैं कह रहा हूं वो 100% सही है, सारे लोग उसको मान लें। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी अपनी चीजों पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है।
बिल्कुल, बहुत सारी तो बातों आपका पे दूसरा पार्ट था, अगर आप इजाजत दें 1 मिनट, कि इसके असरात क्या होंगे, तो इसके असरात ये होंगे जी। कि पाकिस्तान में जो जो डायकॉटमी ऑफ पावर थी, या जो पावर की सेंट्रलाइजेशन थी, मैं यूं कहूंगा कि उसमें एक थोड़ा सा डेंट आया है कि देखिए, जमहूरियत में किसी फर्द वाहिद के पास फैसला करने का इख्तियार ना होता है, ना होना चाहिए। जमहूरियत कैसे कहते ही इसी चीज को है कि जिसमें कलेक्टिव विजडम के जरिए फैसले किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी के अंदर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर से एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो गई थी, सारे के सारे फैसले एक फर्द वाहिद करता था। किसी खातून के पास एयरपोर्ट पे शराब की 2 बोतलें हैं, उस खातून ने कोई बात नहीं मानी थी, उसके ऊपर वो 100 मोटर नोटिस लेते थे। फिर वो जनाब टमाटरों के रेटों पर 100 मोटर नोटिस लेते थे, प्राइम मिनिस्टर को बुला के उनकी तजलील करते थे, आपके वफाकी वज़रा को बुला के। एक तरफ जो है सेनेट के 2 मेंबरान को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि उनके पास डबल या ड्यूअल सिटीजनशिप है, बैरिस्टर सादिया और गालबन वो जो हारून अख्तर खान थे। दूसरी तरफ उन्होंने बहुत से लोगों को ये जवाब दे दिया कि वो रख सकते हैं ड्यूअल जो है वो। तो इस तरह के फिर उनके बेटे के जो मामलात आए, मुकम्मल तौर पर एक डिक्टेटोरियल पावर उनके पास चली गई, और पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ा उसके हवाले से, वो अरबों नहीं खरबों डॉलर का नुकसान है जो पाकिस्तान की मईशत ने फेस किया। और अब रियासत ने यह देखा कि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या जैसे कहते हैं ना, एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है एक आदमी या एक इदारे के पास, वो नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, अगर आप इस गलगले से और इस जो है वो शोर से बाहर निकल के देखें, तो पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी के पास जो है वो पावर नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, उनके पास पावर है, लेकिन अब जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है पाकिस्तान में, जिस तरह जुडिशरी में एक जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जा रही है, उसके बाद पाकिस्तान में किसी भी इदारे के पास मुकम्मल इख्तियार नहीं रहेगा। आने वाला वक्त ये बताएगा कि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पाकिस्तान के लोगों के हक में होगी। ठीक है सर, आपने कहा कि किसी भी इदारे के पास मुकम्मल इख्तियार नहीं होगा। इम्तियाज़ फरहान साहब, आपने तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की, और सर तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जानिब से जो बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म साहब आज़रबाईजान में मौजूद थे और उस दौरान वीडियो लिंक के ज़रिए कैबिनेट के इजलास की सदारत करना और फिर आईनी तरमीम को जो है वो पास करना, सर इस पर जो अपोजिशन है वो शिकवा कर रही है और सवाल उठा रही है कि इतनी जल्दी और उजलत क्या थी, 26वीं तरमीम में भी ऐसे जल्दी दिखाई गई। ये मुझसे पूछ रहे हैं या जुल्फ़िकार राज साहब? इम्तियाज़ साहब आपसे पूछ रही हूँ। देखें, ये एक संजीदगी का माहौल होता है, इसलिए ये बात है, वो जो आपने बात की बिल्कुल ये पॉइंट आउट कर रही हैं आप, बिल्कुल सही है कि मुल्क से बाहर होते हुए भी, क्योंकि अहम मरहला था, उन्होंने इसकी इजाज़त दी। जो एक इस वक्त लेटेस्ट तरीन, यानी जो हमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके मुताबिक उन्होंने इजाज़त दी। और जो आबिद अब्बासी भाई बात कर रहे हैं ना, ये देखिए बड़ी ये कोई किसी की मुखालफत नहीं होती, ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन है और इसी तरह पॉलिटिक्स चलती है। और इस वक्त वाकई ये बात आई है, 27वीं तरमीम के बाद किसी के पास नहीं है उस तरह के इख्तियारात। उन्होंने आपस में मर्ज होना है, ठीक है। फील्ड मार्शल को अगर हम ये डिस्कस करें ना कि जी तमाम चीज़ का पावरफुल बना दिया, नीचे जो शिकवार हैं, जो उसके क्लासेस हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा है नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। और जो MRD वाली बात की, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची प्रेस क्लब में ही हमारे सीनियर छापरा साहब खास तौर पे बताते थे, फाजुर रहमान साहब, कि MRD का आगाज़ ही यही हुआ था कि सबसे पहली मुलाकात नवाबजादा नसरुल्लाह साहब आए और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की हमारे उधर कमेटी रूम में हुई थी, क्योंकि ज़ियाउल हक की जानिब से पाबंदियाँ बहुत थी। और बदतरीन लोग, और फिर वो लोग जो असगर खान जिसमें नाम है, जो कहते थे कोहाला पुल पे फांसी दी जाए भुट्टो साहब, ये आज ताने देते ना PTI वाले, जनाब एक दूसरे को गर्दन पकड़ के घसीट रहे थे, और शहबाज शरीफ ने कहा था मैं उसे घसीटूंगा, ये करूंगा। कोहाला पुल पे फांसी देने का उसने मुतालबा किया था असगर खान ने, और MRD की तहरीक में सबसे आगे तहरीक में असगर खान आगे खड़े हुए थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खड़े हुए, वली खान जिन्हें DPR के अंदर बंद किया था भुट्टो साहब ने, सरदार शहबाज खान मजारी, वो सब आगे खड़े हुए डेमोक्रेसी के लिए। सियासत में, जमहूरियत में ऐसा ही होता है, और ये इस वक्त जमहूरियत में ऐसे ही होता है। इम्तियाज़ फरहान साहब, कता कलामे के लिए माजरत चाहूंगी। जुल्फ़िकार साहब, आप भी इस पर कमेंट दे दें। तरमीम मंजूर हो गई है, सियासी तौर पर क्या असरात देख रहे हैं इसके आप? टारगेट था मंजूर कराने वालों, वो अपना टारगेट पूरा कर चुके। अब इस पे बातें होती रहेंगी, इस पे गुफ्तगू इस तरह होती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका इम्पैक्ट होना था वो हो गया। अदलिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो गया,
सियासत के ऊपर और ओवरऑल जो अगर देखा जाए पूरी सोसाइटी के ऊपर। लेकिन अभी जो बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब उधर थे इधर थे, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लेजिस्लेशन की एक रूह होती है। अगर तो लेजिस्लेशन की उस रूल के मुताबिक ये सारे मामला हुए हैं और उसके मुताबिक चीजें आगे बढ़ी हैं तो दैट्स ओके। अगर ऐसे नहीं हुआ, और माजी के अंदर भी बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो फिर ये बहुत गलत है। और हमें कम अज कम मीडिया को जब हम बात करते हैं तो हमें कम से कम इंसाफ की ये बात जरूर करनी चाहिए कि लेजिस्लेशन की असल रूह होती क्या है, जिस के ऊपर वो इम्प्लीमेंट होना होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, कम अज कम उनसे बात की जाए, वो इस पे कायल किया जाए, उनको बताया जाए कि ये कानून साजी आपके बारे में होने जा रही है। तो माजी के अंदर भी ऐसी प्रैक्टिस हमने देखी है कि रातों रात तरमीम आती थी और रातों रात इसी तरह खुफिया तरीके से इवन मिनिस्टर्स जो अवेलेबल नहीं होते थे उनके घरों से दस्तखत करवा दिए जाते थे। तो ये ट्रेंड जमहूरियत में नहीं होता। अगर ये जमहूरियत है या बाकी के अंदर भी जो जमहूरी सिस्टम है, तो फिर कम अज कम इस मुल्क के अंदर या फिर उसको जमहूरियत कहे ना, अगर जमहूरियत है तो फिर उसकी रूह के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जब हम खुद ही कहेंगे कि आमरीत से लूली लंगड़ी जमहूरियत बेहतर होती है और उसी पे हम गुजारा करना पसंद करेंगे, तो फिर उसमें ऐसे ही होगा। बदकिस्मती हमारे साथ ये भी है सवेरा कि जो यहाँ पे डिक्टेटर आता है वो डेमोक्रेट बनने की कोशिश करता है, जो डेमोक्रेट आता है वो डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये ये आप माजी कह रहे हमारा हैं बदकिस्मती है हमारे बड़ा पास, ये पड़ा। लूली लंगड़ी जो सियासत है ऐसे ही चलती रहेगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैडेट कॉलेज वाना के गुज़िश्ता रोज के ऑपरेशन के हवाले से। साथ रहिए। वेलकम बैक। और कैडेट कॉलेज वाना के गुज़िश्ता रोज़ के ऑपरेशन का भी इस प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि कैडेट कॉलेज में महसूर होने वाले 3 खवारिज दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तमाम कैडेट्स बाहिफाजत निकाले जा चुके हैं और हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद वहां मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा इस ऑपरेशन पर नज़र रखी है। उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जवानों को हिदायत भी कर दी थी कि कौम के ये मैमार हमारा सरमाया है और इन पर हरगिज़ कोई आंच ना आने पाए। कर्नल मोहम्मद ताहिर इस ऑपरेशन को कमांड कर रहे थे और उन्होंने इस वाक़े की तफसील बताई है, जो आपको सुनवाते हैं। 10 नवंबर को 5 अफगानी खवारिज ने कैडेट कॉलेज वाना के ऊपर हमला किया। पहले उन्होंने खुदकश धमाका किया और उसके बाद 4 खवारिज ने कैडेट कॉलेज के अंदर एंट्री की। कैडेट कॉलेज वाना जो पाक फ़ौज की तरफ से वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए कीमती तालीमी असासा है। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स को महफूज बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने दहशतगर्दों को पहले एक मखसूस ब्लॉक तक महदूद किया और उसके बाद हमने रात तकरीबन 10 ये तमाम तर गुफ्तगू आप सब ने सुनी और मुलाहिजा भी की। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब से बात का आगाज़ एक बार फिर करेंगे। आबिद अब्बासी साहब, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की है और मात दी है इन फितना खवारिज को, सर इस कामयाब कार्रवाई को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे आप? यकीनन ये जी कौम के लिए एक जो है खुशाइन बात है। जिस तरह से जो हमने माजी में हमें पता है कि जिस तरह एपीएस के ऊपर एक हमला हुआ था और उसके नतीजे में हमारे जो मासूम बच्चे उसमें शहीद हुए थे, उसमें साथीज़ा शहीद हुए थे। आज भी पाकिस्तान जिस जंक्चर ऑफ हिस्ट्री से गुजर रहा है, वहाँ पाकिस्तान के दुश्मन हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो जिसमें फितना उल हिंदुस्तान हो और इंडियन प्रॉक्सी जो है हिंदुस्तान की जो है वो हमायत देंदा
फोर्सेस वहाँ पे काम कर रही हैं पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को हिलाक कर रही हैं। इसी तरह हमारे यहाँ फितनातुल ख़वारिज जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होते हैं और एक नेक्सस उनका डेवलप हुआ है हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के उस इललेजिटिमेट रजीम का पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वहाँ से जिस तरह से वो हमला आवर होते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, और गुज़श्ता 40 सालों से हम इस मेनेंस का मुकाबला कर रहे हैं जब से अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस आई, वो माजी है, तारीख हम सब जानते हैं उसको, उससे लेकर आज तक हमारे जो नौजवान फौजी अफसर हैं, जो हमारे नौजवान हैं, फौज के जवान हैं, जो हमारे सिविलियंस हैं, अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो लोग अपनी जानें दे रहे हैं मुल्क के दिफा के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि पूरी कौम को यक जुबान होकर और पूरी कौम को एक, देखिए ये मुल्क हम सब का है, हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, पाकिस्तान है तो मैं हूँ, पाकिस्तान है तो जुल्फ़िकार राहत साहब हैं, पाकिस्तान है तो आप हैं, फरहान साहब हैं, हमारी फौज है, हमारे लोग हैं, हमारी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, हमारी सियासत, सब लोग तब मौजूद हैं जब पाकिस्तान मौजूद है। ये हमारा मादरे वतन है, हम सबका इसको दिफा के हमें लिए यूनिटी दिखानी चाहिए। और ये वो बड़ा नाजुक वक्त है जहां से पाकिस्तान गुजर रहे है। मैं ये कहूंगा कि ये डिफाइनिंग मूवमेंट है कि हमारे ग्लोबल जो फोर्सेज हैं जिनके यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो अब पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बहुत सारी साजिशों में मुलव्वस हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले हमारा हाउस इन ऑर्डर हो, हम सब लोगों को मिलकर अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए, और मैं यकीनन उन जवानों का और अफसर को चाहिए। डॉक्टर आबिद, जैसे कि आपने भी कहा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सर अफगानिस्तान जो कि भारत के इमा पर इस्तेमाल हो रहा है, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि भारत अपनी शिकस्त का बदला अफगानिस्तान के जरिए ले रहा है पाकिस्तान से? जी, मैं पहले ये बात कर चुका हूं कि ऑपरेशन संदूर में जो उनको धूल चाटनी पड़ी और उनके पांव उखड़ गए, उसके बाद यकीनन वो अफगानिस्तान की उस रजीम को, जो वहां की कोई इलेक्टेड रजीम नहीं है, वहां की कोई लेजिटिमेट रजीम नहीं है, उसको वो लालच देकर कि हम आपको फाइनेंशियल डैम्स बना के देंगे, कुछ और करके देंगे, उन बातों के ऊपर उनको लगा के उनके जरिए से पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर को गर्म करना चाहते हैं। लेकिन ये उनकी भूल है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज अगर अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को एक ट्रेडिशनल वॉर में शिकस्त दे सकते हैं, तो वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर का दिफा करना भी जानते हैं। बस जरूरत इस समझ की है कि हमें जो हाइब्रिड वॉरफेयर है पाकिस्तान के खिलाफ, जो एक स्पेक्ट्रम डेवलप किया गया है हमारे दुश्मनों ने, उसको हमें समझने की जरूरत है, और हमारी यूथ को ये ट्रेन करने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान के वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका काउंटर करने की जरूरत है, एक नैरेटिव बिल्डिंग की जरूरत है। और मैं ये समझता हूं कि हमारी आर्म फोर्सेस तो अपना काम कर रही हैं और बड़ा बतरीके ऐसा कर रही हैं। हम सब लोगों को भी और हमारे मुल्क के जो यूथ है उनको भी इसमें अपना हिस्सा जरूर डालना चाहिए कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है जुल्फिकार साहब, अफगान हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी सरजमीन को तीसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल ना होने दे? और सर वो मुल्क जो इनको बरादर मुल्क कहता है, जो जिस मुल्क ने इनके लोगों को रहने के लिए जगह भी फराहम की हुई थी, सर देखिए सवेरा, आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, उनकी तो और बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने जिम्मेदारी निभाई, हमने इनको होस्ट किया, 40 लाख लोगों को इधर रखा, ये जितने वहां पे मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, मुत्तकी साहब या बाकी लोग, ये यहाँ पे 8-9 साल की उम्र में पाकिस्तान आए थे और यहाँ का खाते रहे, यहाँ पे पढ़े, दरसे निजामी किया, तालीम हासिल की और फिर बड़े हुए, और उसके बाद ये अफगानिस्तान में वापस गए। तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये वहां पे जाके भारत की बोली बोलना शुरू कर देंगे, चंद डॉलर्स की खातर ये अपनी असल को भूल जाएंगे और मोहसिन कुशी के इस लेवल पे चले जाएंगे कि पाकिस्तान का जो रोल है एज ए ब्रदर इस्लामी कंट्री, एज ए फ्रेंड, उस सारे को ये भूल जाएंगे। आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान से यहाँ पे गंदम की शॉर्टेज हो जाती है, चावल की शॉर्टेज हो जाती है, चीनी की शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन अफगानिस्तान वो पहुंच रही होती है, और हमने कितना सेक्रीफाइस किया इनके लिए। इनको तो और बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन आपको याद होगा कि आज उन्होंने क्या हरकत की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के साथ तजारत बंद कर दें। यानी लेवल ये आ गया है इंसान फरामोशी का जी, और इस तरह की हरकतों का लेवल ये आ गया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस लेवल पे चले गए हैं, और डॉलर्स उनको इतने पसंद आ गए हैं, नए नए डॉलर जो इंडिया से आ रहे हैं, इजराइल से आ रहे हैं, उसके बाद उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंध गई है। वो ये नहीं सोच रहे कि एक इस्लामी ब्रदर मुल्क है, एक हमसाया है जो तब्दील नहीं हो सकता, और पाकिस्तान को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अब मजीद देर नहीं करनी चाहिए,
हमें भरपूर जवाब देना चाहिए, वरना ये बहुत देर हो जाएगी। और हर तरह से इनको साबित करना चाहिए, जो लोग समझते हैं ना कि हम मशरक और मगरब के दोनों फ्रंट के ऊपर भैया का जवाब नहीं दे सकते, तो एक दफा पाकिस्तान को जवाब देकर अफगानिस्तान को और पूरी दुनिया को बताना होगा कि हम हर फ्रंट के ऊपर लड़ सकते हैं। जो जंग हम पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं ना सवेरा, ये बड़ी डेंजरस जंग है। पाकिस्तान बैरूनी दुश्मनों को नेस्तो नबूद कर चुका, नाको चने चबवा चुका, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन आज जो हमारे घर के अंदर लोग छुपे हुए हैं, जो मुनाफिकीन हैं, जो पीछे से वार करते हैं, जो छुप के वार करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर से, मुसीबत सिर्फ ये है, आज कौम को एक यूनाइट होने की जरूरत है। एक यूनिटी के जरिए फोर्सेस के पीछे खड़ा होने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि इससे पहले कभी इतनी यूनिटी की जरूरत कौम को नहीं थी जितनी बिल्कुल जुल्फिकार आज साहब, आप कह रहे हैं हमें फोर्सेस के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। इम्तियाज साहब, पहले तो इस पर कमेंट करें, फोर्सेस की जानिब से जो बरवक्त कार्रवाई की गई है सर, उसके अलावा भी पाकिस्तान ये बात वाज़ेह कर चुका है, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी इस मौक़िफ़ को बारहा कह दिया है कि पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सर अमली इक़दामात के हवाले से भी बता दीजिए। देखिए, दहशतगर्दी तो बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अफगानिस्तान का रवैया है उसका भी ऐलान करें, और हम अब यहाँ पे ऐलान करते हैं कि वो भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना वो बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही के भी वो जिम्मेदार है। और देखिए, वाना में जो ऑपरेशन हुआ है ना, वो सबके सामने हुआ है, और इस वक्त दुनिया जो है सेटेलाइट की दुनिया है, कोई चीज़ छुपा नहीं सकते आप। वाना में कामयाब ऑपरेशन पर, और जो इस्लामाबाद में हुआ कि वहाँ पर रोक दिया, अंदर नहीं जा सके, बाहर। ये अपनी जगह सवाल है कि वो वहाँ पहुँचे कैसे, ये अपनी जगह सवाल है, लेकिन उसको रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया, ये भी एक हमारे फोर्सेस की कामयाबी थी। वाना के बाद अगेन हम सब खड़े हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अवाम को अपने अपने बच्चों के, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इदारों की आंख नाक कान का किरदार अदा करना चाहिए। कहीं भी कोई मशकूक सरगर्मी देखे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरगर्मी देखे, एक सादे लिफाफा में लिखे, ये ना सोचे कि यार मैं किसी को व्हाट्सएप करूंगा मेरा नंबर चला जाएगा। सादे लिफाफे पे लिखे, ISI, IB, MI कुछ भी उसके ऊपर लिख दें और पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, वो वहाँ चला जाएगा। आप अपना भी किरदार, और आप भी चेक करें, हमें ये अब रिवायत डालनी चाहिए ये मामले को, कि अगर मैं चलते फिरते कोई मुझे चेक करे कि जनाब मुझे आप पे शक हो रहा है, तो मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। और इसी तरह मुझे चेक करना चाहिए लोगों को, चाहे मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, चर्च हो, हमारा मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हमें ऐसे काम करना पड़ेगा, ऐसे ही काम करना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। इम्तियाज साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और नाज़रीन, दो अहम मौज़ूआत पर हमारे पैनल में शामिल अरकान की जानिब से हमने तफसीली गुफ्तगू की। प्रोग्राम में आखिर में आपको ये बताएं कि मंगल को इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाके में 12 में से 10 शहदा की शनाख्त भी हो चुकी है, जबकि 2 की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है, 7 लाशें वर्सा के हवाले भी कर दी गई हैं। और इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान मुलव्विस निकले हैं। धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ। सोशल मीडिया पर सुबह से बाज़गश थी कि सुबह 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स भी किए गए थे। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ चाहता है। हमारे जो गेस्ट थे वो हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर से जुल्फ़िकार राहत साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आबिद अब्बासी, और स्टूडियो में हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ फ़ारान साहब मौजूद थे। आप तीनों का शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।